फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान विश्व राजनीति का पाठ 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा करेंगे। तो पहले चैप्टर का बता समझते हैं। समकालीन विश्व, तो समकालीन विश्व जो आपका शीत युद्ध है उसको ही क्या कहते हैं, समकालीन विश्व कहा जाता है। जो उस समय का काल था, शीत युद्ध का काल, तो उसी को क्या कहते हैं, समकालीन कहते हैं। और विश्व में सुरक्षा, तो सुरक्षा से आपको पता ही है, किसी खतरे से बचाव को ही सुरक्षा कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम सुरक्षा पढ़ेंगे, सुरक्षा क्या है, उसकी अवधारणा को समझेंगे। जितना भी आपका टॉपिक है, जितना भी आपकी किताब में टॉपिक है, उस सबको समझेंगे। और पीछे का बैकग्राउंड में मत जाना, आप नॉलेज पे जाना। ये नॉलेज जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, बिल्कुल अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ जाओगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन नोट्स को आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी तो अर्थ आप यही समझोगे कि खतरे से आज़ादी है। खतरे से आज़ादी आप समझ रहे हो, ये इसका बुनियादी अर्थ है। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझोगे? नहीं। आप सुरक्षित क्यों नहीं समझ रहे अपने आप को? क्योंकि वो पंखा कभी भी गिर सकता है। आप यहाँ बैठे हो, अभी रोड पे चल रहे हो, रोड पे कोई बस आ जाए, कोई कार आ जाए, मान लो भगवान ना करे। लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी तो क्या है, ये असुरक्षा आपकी, कि ये भी तो क्या है, असुरक्षा है। अब मान लीजिए कि सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, तो क्या सरकार सही में सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मेदार सरकार नहीं उठा सकती है। तो फिर किससे हमें सुरक्षा मिलती है? हमें किस चीज़ की सुरक्षा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? हम तो सुरक्षा का मतलब ये समझते थे आज तक कि खतरों से आज़ादी होना। हाँ, लेकिन बुनियादी अर्थ है। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा का जुड़े विषयों को बनाया जाए जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। ये शब्द याद रखना, केंद्रीय मूल्य। अब केंद्रीय मूल्य क्या है कि मान लीजिए किसी देश की संप्रभुता को खतरा हो, किसी देश की स्वतंत्रता को खतरा हो, ठीक है, किसी देश के लोगों के मानव अधिकारों को खतरा हो। तो क्या है संप्रभुता? क्या है संप्रभुता? मतलब किसी देश के खुद के निर्णय लेने की शक्ति। मान लीजिए ये एक देश है, ये एक अन्य देश है, इस देश ने इस पर आक्रमण करा और इसको हड़प लिया और इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो क्या होगा, इस देश का इस देश पर क्या होगा, नियंत्रण हो गया। तो अब सारे फैसले कौन करेगा? ये देश करेगा। तो ये क्या हो गया, जिसकी संप्रभुता है क्या हो गई, खत्म हो गई। तो समझ गए संप्रभुता क्या है? यही होती है संप्रभुता। इसी को ही हम संप्रभुता कहते हैं। और इसी को हम सुरक्षा का विषय क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो संप्रभुता है किसी देश की, वो क्या है, एक केंद्रीय मूल्य है। वो किसी एक देश से, एक व्यक्ति का नहीं, पूरे एक राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय है। पूरे राष्ट्र के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसको हमने सुरक्षा से जोड़ा है। तो कोई देश हम पे युद्ध ना कर पाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी सेना स्थापित करते हैं, नए नए हथियार लाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम अपनी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से, सिर्फ बड़े गंभीर खतरों से, जैसे मैंने बोला महामारी है, जैसे कोविड है, इससे टीका लगवाना, ये भी क्या है, ये भी एक सुरक्षा है। सिंपल, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, अब वो सिंपल समझना है अपने आसपास के देख के। कोविड है, ये एक सुरक्षा है, ठीक है। रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों का अपूर्ण क्षति पहुंचती है, ठीक है। अब क्योंकि अगर मान लीजिए हम इनके केंद्रीय मूल्यों को नहीं, हमने अगर ढंग से रखा, सुरक्षा नहीं करी, तो इससे क्या होगी, अगर हमने सुरक्षा नहीं करी तो क्या होगी, हमारे जो केंद्रीय मूल्य उनकी अपूर्ण क्षति होगी। मान लीजिए कोविड है, कोविड से सुरक्षा नहीं मिली, तो देश के नागरिक हैं, उनके मानव अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि एक मानव के अधिकार के अंतर्गत तो ये आता है ना कि उसको स्वच्छ जगह मिले, इसको एक बिना किसी बीमारी मुक्त एक समाज मिले। तो इस वजह से क्या ये सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो सुरक्षा एक विवादग्रस्त अवधारणा है। कैसे, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त अवधारणा है। तो अब कैसे है, तो बहुत सिंपल है कि करीब 200 मुल्कों के, इसमें 8 अरब करिए, 8 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी अवधारणा नहीं रख सकते हैं। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का मतलब ये है, तो आप तो सुरक्षा समझते हो कि सुरक्षा का मतलब ये है। अब मान लीजिए आप सोचते हो कि मुझे इस चीज़ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, जबकि मैं तो नहीं सोच सकता ना कि मुझे उस चीज़ से सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप सोचते हो कि मुझे रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए, मेरा रोजगार सही होना चाहिए, जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे को पास रोजगार है, तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास कुछ अन्य प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए।
तो इस प्रकार जो 200 मुल्क है, कम से कम 200 देश हैं, उन 200 देशों के 8 अरब लोगों की एक जैसी अवधारणा तो नहीं हो सकती सुरक्षा की, ठीक है। अब सदियों तथा दशकों से सुरक्षा की एक समान अवधारणा नहीं चली आ सकती है। अब हर साल, हर महीने, हर दिन सुरक्षा की अवधारणा चेंज हो सकती है। कैसे? अभी मान लीजिए किसी देश के यहाँ पे एक युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो एक युद्ध हो रहा है, तभी उसकी सुरक्षा की अवधारणा क्या है कि वो युद्ध से जीत जाए, उस युद्ध में जीत जाए। अब मान लो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद मान लीजिए फिर बीमारी फैल गई, तो उसकी सुरक्षा की क्या होगी कि वो उस बीमारी से जीत जाए। तो एक समान अवधारणा नहीं रह सकती है, तो इसकी इसलिए क्या है, एक विवादग्रस्त अवधारणा है, मतलब विवादों में रहती है। तो अब हम पढ़ते हैं पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारी जो सुरक्षा है वो यहाँ पे दो प्रकार की है। सुरक्षा यहाँ पे दो प्रकार की है, एक है पारंपरिक, एक है अपारंपरिक। अब पारंपरिक को समझते हैं। पारंपरिक मतलब परंपरा, एक तरह से समझ लिए, सिंपल तरीके से याद करने के लिए। पारंपरिक मतलब परंपरा, किस प्रकार की परंपरा? मान लीजिए इनमें वह सुरक्षा स्थापित की जाती है, इनमें वह सुरक्षा होती है जो बहुत पहले से प्राचीन काल से, मतलब जिसकी सुरक्षा हम करते आ रहे हैं। देश, किसी कोई देश, अब मान लीजिए कोविड जो है, ये क्या पुराने जमाने से रहा है क्या, प्राचीन क्या अभी पारंपरिक रूप से रहा है? नहीं। तो इसको क्या है, ये अपारंपरिक है, क्योंकि ये अभी अभी आया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपारंपरिक धारणा। और पारंपरिक में क्या है, किसी देश से युद्ध होना, युद्ध तो पहले भी होते थे और अभी भी होते हैं, तो ये क्या है, ये एक पारंपरिक धारणा है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य खतरे को क्या माना जाता है, सबसे खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर किसी देश की क्या करता है, संप्रभुता, जिसको मानता है स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्य को क्या करता है, खतरा पैदा करता है, ठीक है। मैंने को बता दिया था संप्रभुता क्या है, स्वतंत्रता को पता ही है, और क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है। अब तीन विकल्प देश की, अब तीन विकल्प है, जब किसी देश के यहाँ भी युद्ध होता है तो उसमें तीन विकल्प होते हैं। तो वो तीन विकल्प कौन कौन से? अब मान लीजिए किसी देश का, इस देश से युद्ध हुआ, तो उसमें तीन विकल्प कौन कौन से मिलेंगे उसको? एक तो वो आत्मसमर्पण कर ले, कि अपनी हार मान ले, या फिर वो युद्ध के नाश को इस हद तक बढ़ाने की धमकी देकर दूसरे देश को सहम कर डर जाए या पराजित करना। तो दूसरा क्या है कि मान लीजिए भाई मेरे से युद्ध मत कर दियो, मैं अपने 10 बंदे बुला लूंगा। उसी पर क्या है, एक देश जब युद्ध करे, मैं मुझसे युद्ध मत कर लो, मैं परमाणु गिरा दूंगा या मैं अपनी हिंसा चला दूंगा। तो अगला देश क्या है, वो सहम जाएगा, डर जाएगा, वो युद्ध ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे युद्ध करूँगा तो मुझे हारना है। या तो वो क्या करेगा, आत्मसमर्पण करेगा, या युद्ध के नाश को करेगा, या फिर तीसरा क्या, पराजित करेगा, या तो फिर उसको हरा देगा। युद्ध में ये तीन स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिससे अवरोध कहा जाता है। तो सुरक्षा नीति क्या है कि जो ये पारंपरिक धारणा है, भारी सुरक्षा, भारी सुरक्षा मैंने जो बताया, भारी सुरक्षा, तो ये भारी आक्रमण है ना, किसी अन्य देश से हमें खतरा पैदा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इसीलिए भारी सुरक्षा को बोला है, ठीक है। तो सुरक्षा नीति में क्या संबंध है कि अवरोध किया जाता है, कि किसी देश से अपनी सुरक्षा के संबंध, अपनी सुरक्षा को स्थापित करने के अवरोध किया जाता है। युद्ध की आशंका को रोकना, युद्ध को सीमित रखने तथा उसके समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहते हैं, ठीक है। किसी युद्ध को सीमित करना या उसको समाप्त करना, उसे क्या होता है, इसे रक्षा कहते हैं। अब परंपरागत तरीका क्या है, शक्ति संतुलन। तो मान लीजिए जो ये पारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, ये पारंपरिक खतरे हैं जो सुरक्षा में, असुरक्षा के, इसमें जो भारी सुरक्षा है, उनसे हम किस प्रकार निदान पा सकते हैं, उससे हम किस प्रकार हम बच सकते हैं। तो पहला तो एक शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन क्या है, तो मैं इसको सिंपल सिंपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप हैं पतले से और एक हट्टा कट्टा को तंग करता है, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसके इतने हट्टे कट्टे होके जिम विम जाकर उससे लड़ाई करोगे, पहला कारण, पहला ऑप्शन तो आपका ये है, ठीक है। अपनी शक्ति को उसके क्या करोगे, उसके संतुलन में लाओगे, उसके बराबर करोगे। या फिर क्या करोगे, अपने जैसे और बंदे इकट्ठे कर लोगे। आप बंदे इकट्ठे कर सकते हो 5 6 7, ठीक है, फिर इसको हरा दोगे। तो ये दो दो ऑप्शन है आपके पास, इसे बोलते हैं शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन क्या है, किसी देश की सैन्य शक्ति अन्य देश जो ताकतवर है, जैसे ताकतवर है, कि सैन्य शक्ति के तुलनीय बनाना, ताकि भविष्य में उसकी तरफ से होने वाले आक्रमण से क्या कर सके, बचा जा सके। शक्ति संतुलन बनाने की कवायद सैन्य शक्ति को बढ़ाना होता है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। तो सैन्य शक्ति में क्या है, आपको अपनी जो आर्थिक ताकत है, मान लीजिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहते हो, शक्ति संतुलन करना चाहते हो, लेकिन आप शक्ति किसी के, अपने देश की, किसी देश की सुरक्षा की शक्ति किसी देश को अन्य देश के मुकाबले कब करोगे। मान लीजिए आप
हम इंडिया की बात करें, अब इंडिया को अगर अमेरिका के जितना ताकतवर बनना है तो उसको अपने पास क्या होना चाहिए, आर्थिक मतलब उसका पैसा होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी मतलब उसका टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए ताकि वो नए नए हथियार बना सके, तभी तो वो अमेरिका के तुलनीय होगा। तो ये भी क्या करती है, शक्ति संतुलन में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब परंपरागत सुरक्षा नीति, तो परंपरागत सुरक्षा नीति में बताया, एक तो अवरोध है, रक्षा है, शक्ति संतुलन है, अब चौथा क्या है, गठबंधन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, या तो वो उसके बराबर कर लेगा अपनी शक्ति को, या फिर क्या करेगा, अपने दोस्त 4-5 दोस्तों को इकट्ठा कर लेगा, तो उसे कहता है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए संवित कदम उठाते हैं, संवित मतलब साथ में। अब गठबंधन में हित क्या है, तो देखिए गठबंधन में भी क्या होते हैं, हित बंधे होते हैं। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। जैसे तो मान लीजिए कोई देश कमजोर भी नहीं है, वो भी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करता है, गठबंधन बनाता है। जैसे नाटो की बात करते हैं, तो इसमें अमेरिका भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें अमेरिका भी है। अब इसमें अमेरिका भी है, लेकिन क्या अब अमेरिका कमजोर था उस समय, नहीं, उसने क्या करा, सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाए। अब एक तो ये हित हुआ गठबंधन के अंदर। अब दूसरे हित की बात करें तो गठबंधन राष्ट्रीय हित पर भी आधारित होते हैं। जैसे राष्ट्रीय हित क्या है कि किसी देश के राष्ट्रीय हित पर भी, राष्ट्रीय बदलने का गठबंधन भी बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें उदाहरण दे रखा है, यूएसए ने क्या करा था सन 1980 के दशक में यूएसएसआर के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों के समर्थन में नए नए नागरिक की घटना के बाद उसमें इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। तो जो 9/11 की घटना हुई थी जिसमें अलकायदा था, ठीक है, जो भी आतंकी संगठन था, जब उसने उस पर हमला करा अमेरिका पे, 9/11 की घटना हुई, तो जो अमेरिका इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन कर रहा था उसने क्या करा, उन्हीं के बाद में उनके खिलाफ क्या करा, ऑपरेशन चला दिए, उन्हीं को खिलाफ उनको मार दिया, उनको ही उन्हीं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चला दिया, उन्हीं के खिलाफ उसने क्या करा, एक मोर्चा खोल दिया, उसने एक ऑपरेशन चला दिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, गठबंधन में ये दूसरा हित होता है, एक तो राष्ट्रीय हिस्से बोलते हैं राष्ट्रीय हित। अब पारंपरिक धारणा में से मैंने भारी सुरक्षा पड़ी, अब आंतरिक सुरक्षा क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो प्रकार की परिस्थितियां शीत युद्ध के दौरान उभरी। अब आंतरिक सुरक्षा का थोड़ा मतलब समझते हैं। एक तो भारी सुरक्षा क्या थी, जो हम किसी अन्य देश में खतरे का जो स्रोत बन जाता है, या हमें किसी अन्य देश से खतरे का डर होता है। अब आंतरिक सुरक्षा में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके अंदर ही ऐसे लोग आपस में भड़क रहे हैं, लड़ रहे हैं, या कुछ आपस में दंगे कर रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है, तो इससे सुरक्षा पाना, या अलगाववाद की भावना उत्पन्न कर रहे हैं, या अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाना आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो ये सब है, ये आंतरिक सुरक्षा, ये आंतरिक असुरक्षा है, इससे छुटकारा पाना आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के जो विश्व में दो प्रकार की परिस्थिति उभरी थी, तो एक तो जो यूएसए और यूएसएसआर थे, उनकी स्थिति क्या थी, वो तो एकदम बढ़िया थे, फर्स्ट क्लास थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें क्या ध्यान देना पड़ा, सिर्फ बाहरी सुरक्षा पे, क्योंकि वो आंतरिक रूप से संपन्न थे, तो किसी प्रकार की उनकी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जो एशिया और अफ्रीका के जो नवस्वतंत्र देश थे, उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ सामने आई। जैसे कि आपको भारत की बात करते हैं, इंडिया की, इंडिया में जम्मू जो कश्मीर है, इसकी स्थिति आंतरिक खतरा है, ठीक है। यहाँ पे पूरब में, उत्तर पूरब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग लोग, अलग अलगाववाद की भावना, पंजाब में अलगाववाद की भावना, तो ये सब क्या है, आंतरिक असुरक्षा का उदाहरण है। अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध का जितने भी युद्ध हुए ना, उसमें 1/3 युद्ध, 1/3 युद्ध शीत युद्ध की जिम्मेदार रहा है, उसमें 1/3 शीत युद्ध जिम्मेदार रहा है, जितने भी युद्ध हुए हैं। किसी देश की आंतरिक सुरक्षा हो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा कायम कर सकती है। तो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा जो है, किसी देश की मान लो आंतरिक सुरक्षा है, वो इस देश की क्या करेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम करेगी। इसके अंतर्गत क्या आता है, मैंने बताया अलगाववाद। अलगाववाद मतलब क्या होता है, एक तो लगाववाद, देखिए लगाव करना किसी से, और अलगाव मतलब उससे लगाव ना करना। तो किसी देश, अपने देश से लगाव ना करना ही अलगाववाद कहलाता है, ठीक है। गृह युद्ध, आंतरिक सैन्य संघर्ष जैसी घटनाएं असुरक्षा आती है इसके अंदर, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में से मैं बताया, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। इसमें सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में कि हम कैसे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके को स्थापित कर सकते हैं, तो इसमें जो सीमित होने चाहिए, किसी प्रकार के खतरे को सीमित करना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ आएगी एनसीईआरटी में, आपका न्याय युद्ध क्या है। तो ये न्याय युद्ध जो है, ये यूरोपीय परंपरा का परिवर्ती विस्तार है, इसे आज पूरा विश्व मानता है। इसके अंतर्गत किसी देश को युद्ध उचित कारण हो, यानी आत्मरक्षा, तो दूसरों को जान संहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इसको में क्या कहा जाता है कि किसी देश को या जब भी युद्ध करना चाहिए, या तो वह खुद की आत्मरक्षा के लिए,
जैसे कि यूक्रेन कर रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध, या फिर किसी को जनसंहार से बचाने के लिए, या फिर कोई किसी देश के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय से लड़ने के लिए। जैसे भारत ने क्या करा था, बांग्लादेश का मदद करी थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए, तो ये कहता है न्याय युद्ध कहता है, ठीक है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। इसमें कहा है कि युद्ध का जो साधन है उनमें सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। अब मान लीजिए कोई दो देश युद्ध कर रहे हैं और वो देश, अन्य देश जो युद्ध में जीत रहा है और वो अन्य देश उससे माफ़ी मांग रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, ठीक है। उसे एक सीमा तक हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल प्रयोग किया जाए ताकि उसका उपयोग असफल हो जाए। मतलब क्या कह रहा है ये कि किसी देश को सेना का इस्तेमाल बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और एक सीमित मात्रा में इसको हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये कहलाती है न्याय युद्ध की अवधारणा कहलाती है, ठीक है। अब सुरक्षा के अन्य परंपरागत तरीके क्या है, सुरक्षा के अन्य परंपरागत तरीके क्या है कि मान लीजिए ये तो पारंपरिक धारणा थी, अब इन पारंपरिक धारणा में सुरक्षा के अपारंपरिक क्या है और अन्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, गठबंधन, शक्ति संतुलन, अपरोध, युद्ध, ठीक है। तो ये अन्य परंपरागत तरीके क्या है, तो ये देखिए ये अन्य परंपरागत तरीके है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण तो नी मतलब होता है ना, अस्त्रीकरण मतलब अस्त्र ना होना। इसकी मांग होती है कि राज्य चाहे उसका आकार, ताकत, उसके प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाजाएं। मतलब कौन सी खास हथियारों से बाजाएं ज़्यादा, जो एक ऐसी ऐसा संधि करना जिससे विभिन्न देश एक खास प्रकार के हथियार से बाजाएं, ठीक है। अब इसमें क्या है, से 1972 की जो जैविक हथियार संधि थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, या CWC भी कहते हैं, तथा 1992 की बायोलॉजिकल है ना, BWC कहते हैं, और 1992 की CWC केमिकल वेपन्स ऑर्गेनाइजेशन, रासायनिक हथियार संधि, ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित करती है। क्या करती है, जो BWC है जो बायोलॉजिकल वेपन्स है उनकी मना करती है, और CWC क्या करती है संधि, वो केमिकल वेपन्स की मना करती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, निशस्त्रीकरण हो गया, मतलब कुछ अस्त्रों का निशस्त्रीकरण हो गया, तो उनका उपयोग ना करना। अब इसमें अन्य क्या आता है, अस्त्र नियंत्रण। तो अस्त्र नियंत्रण क्या है कि अब मान लीजिए निरस्त्रीकरण है, ये भी तो ठीक था, लेकिन जो USSR और USA और USSR थे ना, वो चाहते थे कि जो उनके पास परमाणु हथियार है वह इनका विकल्प ना छोड़े, तो उनका विकल्प ना छोड़े तो इन्होंने किसने क्या करा, और कुछ हथियार चाहते थे कि वो उसका विकल्प नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने संध्या करी। इसके अंतर्गत हथियारों की विकसित करना था, तो उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। तो इसमें कहा गया कि आपको कुछ हथियार बनाने हैं, ठीक है, आपने कुछ बना लिए हैं इसमें, लेकिन कुछ नियम है, उन नियमों का फॉलो करिए। जैसे कि एक थी NPT, परमाणु अप्रसार संधि, और इसमें जो आई थी 1968 में। अब इसने क्या कहा कि जिसने 1967 तक परमाणु हथियार बना लिया है, अब वो ठीक है, बाकी जो उसके बाद अब कोई नहीं बना सकता है। तो ये क्या है, ये एक संधि करी, तो इससे क्या, इसे बोलेंगे अस्त्रों को क्या कर, दोनों नियंत्रण कर दिया, लेकिन कुछ कायदे कानूनों के साथ करा, ठीक है। और इसी प्रकार क्या थी, 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि थी, जिसे USSR ने रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। संधि में दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली सीमित संख्या में तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों की रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन को रोक दिया, ठीक है। USA और USSR के बीच अस्त्र नियंत्रण की विभिन्न संधियों में हस्ताक्षर किए। अब क्या था, USA और USSR अपनी अपनी ताकतों से डर रहे थे कि ये इस पे कौन सा हथियार इस्तेमाल करते या ये इस पे कौन सा हथियार, तो इन दोनों ने आपस में बहुत सारी संधियाँ करी इसी शीत युद्ध के दौरान। उसमें कुछ संधि थी, जिसमें SALT II आती है, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, SALT II, और इसमें अन्य आती है START, इसमें आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी आती है, परमाणु अप्रसार संधि आती है जिसको मैंने बताया था 1968 में। अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा विश्वास बहाली। तो सिंपल है, विभिन्न देश आपस में विश्वास बहाली करने, मान लो इसको इससे युद्ध से स्थिति हो रही है, तो क्या करे, इनको लग रहा है कि आपस में युद्ध हो सकता है, तो ये क्या करे, आपस में विश्वास स्थापित करे और बोले कि देखो हमारे पास यही हथियार है, ये दिखाए, ये बोले हमारे पास यही हथियार, हमने यहाँ था तैनात नहीं कर रखा, तो ऐसे विश्वास बहाली करके वो युद्ध की स्थिति को रोक सके। तो ये अन्य परंपरा का तरीका है।
अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में हुई थी, इसने परमाणु हथियार जो कि उपार्जन की को कायदे कानून के दायरे में लगा दिया। कि अब मैंने बताया ना कि 1967 तक कोई भी देश जो उसने परमाणु बना लिया वो ठीक है, इसके बाद कोई नहीं ला सकता। तो इसने क्या करा, परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल था, उपार्जन था, उसका उत्पादन था, उसे कायदे कानून के अंतर्गत ला दिया। अब जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति देगी। लेकिन 1967 जो पहले नहीं कर पाए थे, उन्हें हथियारों को हासिल करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, इस संधि ने परमाणु आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, मतलब इसने करा परमाणु हथियारों को समाप्त तो नहीं करा, लेकिन इसकी जो परमाणु हथियार की उत्पादन थी उसको बनाने में, उसको कम करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि मान लीजिए 1968 है, तो भारत ने तो इसको मना कर दिया ना। भारत ने तो 1990 के दशक में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। उसने तो कुछ नहीं, उसको तो उसने करा, इसमें ये संधि थी, तो इसने पूरी तरह से तो बंद नहीं करा, पूरी तरह से तो विफल नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाएगी परमाणु हथियार रोकने से, लेकिन एक उनकी संख्या कम कर दी इसने। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में क्या आता है? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, पारंपरिक तो हो गई है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या है कि सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदाय या कहीं की समूचे मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा तत्व विश्व सुरक्षा कहा जाता है। तो अपारंपरिक धारणा में क्या है, इसमें इसमें सिर्फ सैन्य खतरा नहीं आता, इसमें किसी देश की मानवता की सुरक्षा भी इसमें किसी देश की मानवता की सुरक्षा आती है। ठीक है, अब समझते इसको, जैसे मैंने बताया, इसमें मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा आती है कि किसी देश में जो मानवता है उस मानवता की सुरक्षा करना, उस देश की विश्व रक्षा करना, इसी को क्या कहते हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आती है। जैसे भय से मुक्ति हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसे खतरों को ले जाते हैं जिनसे भय से मुक्ति हो। ठीक है, भय से मुक्ति हो, जैसे कि क्या है इसमें अपारंपरिक में क्या है, जो मैं बताया, जो पारंपरिक रूप से ना हो, जो पहले ना हुई, जो अभी अभी बनी हो। जैसे कि बात करें कोविड जो अभी भी आया है, मानव अधिकार का उल्लंघन अभी भी आया है, शरणार्थी की समस्या अभी भी आई है। ठीक है, पहले तो नहीं थी, अब जो नई नई चीज़ें आई हैं जो अपारंपरिक है, जो पहले नहीं थी, इसकी ग्लोबल वार्मिंग, ये किससे अभी भी आई है, मनुष्य ने करी है। ठीक है, ऐसी सुरक्षा जो अपारंपरिक धारणा है, सिराजे ने। ठीक है, अब इसमें कॉफ़ी अनान कहते हैं कि इनमें कॉफ़ी अनान ने आपकी एनसीईआरटी में उनका कोटेशन है कि उन्होंने कहा है कि पैरोकारों का आशय व्यक्ति और समुदाय को अंदरूनी खून खराबे से बचाना होता है। ठीक है, इसका अपारंपरिक धारणा में क्या है कि उन्हें अंदरूनी खून खराबे से बचाना। इसमें अकाल, ठीक है, अंदरूनी है, महामारी अंदरूनी है, प्राकृतिक आपदा को मानवता की व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों में रखा है। ठीक है, मानवता की रक्षा के व्यापक नजरिए से जोर, इसमें क्या अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति को उसमें बल दिया जाता है ज़्यादातर। कि अब अभाव से मुक्ति क्या है कि गरीबी, भूखमरी, इससे छुटकारा मिलना। भय से मुक्ति क्या है, प्राकृतिक आपदा, इन सबसे छुटकारा मिलना, महामारी से छुटकारा मिलना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक तापवृद्धि, एड्स, बर्ड फ्लू जैसे महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरी है, क्योंकि देश इस समस्या को अकेले समाधान नहीं कर सकता है। अब इससे क्या हुआ है, नई अवधारणा उभरी, विश्व सुरक्षा। तो विश्व सुरक्षा क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी जो कोविड है, इसमें क्या अकेला एक देश भारत इससे निपट सकता है? नहीं, इसे पूरा विश्व लड़ेगा, तो इसे विश्व सुरक्षा के अंतर्गत आ गया। वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको पूरा एड्स है, इसमें कोई एक अकेला देश उसे नहीं निपट सकता है, पूरा देश निपटेगा, पूरा विश्व निपटेगा, तो विश्व सुरक्षा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब खतरे के नए स्रोत क्या है, तो अपारंपरिक घटना के दो स्रोत जो है, मानवता की सुरक्षा है और एक विश्व की सुरक्षा है। तो एक आतंकवाद, जो हम खतरे के नए स्रोत की बात करते हैं, तो इसमें एक आतंकवाद है, इसका आशय राजनीतिक खून खराबे से जो जानबूझकर किया जाता है, बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है। तो आपको समझते आता होगा, आतंकवाद तो बहुत ईजी है, आपको मतलब समझ सकते हो क्या है। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवाद क्या करते हैं, आतंकवादी समूह क्या करते हैं, बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग का धमकी देकर क्या करते हैं, बदलना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को स्थिति अच्छी लगी तो उसका बल प्रयोग इस्तेमाल करके क्या बोलेंगे कि स्थिति को बदलिए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। तो ये होती है आतंकवाद की ठीक है, तो आतंकवाद को उदाहरण के वो बल प्रयोग कौन सी होती है,
ये तो होते विमान अपहरण करना, ठीक है, हाईजैक करना, भीड़ वाली जगहों पर बम लगाना और 9/11 घटना जैसे को पता ही है अमेरिका में हुई थी। अब मानव अधिकारों की बात करते हैं। तो इसे 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकार, दूसरी कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरी कोटि है उपनिवेशकृत जनता और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं, ठीक है, इसमें मानव अधिकारों में। तो मानव अधिकार का एक मोटा मोटा बताता हूँ। मानव अधिकार से मतलब है मानव होने के नाते जो हमको अधिकार है, ठीक है। तो एक तो यह है राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है। एक एक है आपका जो उपनिवेशकृत जनता है उसको दमन को बचाना, उसको दमन से बचना, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। इस बात पर सहमति नहीं पाई पाएगी इनमें से किस कोटि के अधिकार को सार्वभौमिक मानवाधिकार की संज्ञा दी जाए। मतलब पूरे विश्व में सार्वभौमिक किसको दिया जाए मानवाधिकार की संज्ञा, ये नहीं बात पता चली है। इसलिए इनको 3 कोटि में रख दिया गया है, उसको मैंने ऊपर वर्णन कर दिया है, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% 6 देशों में रहता है, ठीक है। इन देशों में अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देश की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ जाएगी हमारे, क्योंकि अभी युवा है। तो आने वाले 50 साल में हम ही जो है वो क्या हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो पता ही होगा, ये भारत है, ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए अमेरिका है, तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जाते हैं, प्रवास करते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में, आर्थिक अवसरों की तलाश में, ठीक है। अब अप्रवासी तथा शरणार्थी क्या है, तो मैं सिंपल से बता देता हूँ अप्रवासी शरणार्थी क्या है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति एक अपने देश से अन्य देश में जा रहा है जानबूझकर, तो इसे बोलेंगे अप्रवासी। और एक व्यक्ति मान लीजिए ये देश है, इसमें लोग एक व्यक्ति लोग रहते हैं, यहाँ पे युद्ध हुआ, युद्ध से स्थिति ऐसी उस देश में उस इलाके में युद्ध हुआ, उस इलाके से उसमें मतलब ऐसी स्थिति गंभीर खतरा पैदा हो गया, तो उन्हें उस इलाके को छोड़कर, उस देश को छोड़कर क्या करना पड़ा, अन्य देश में जाना पड़ा। तो इसे बोलते हैं शरणार्थी, ठीक है। फिर इन्हें क्या करना पड़ता है, ये शरण मांगते हैं, शरण के आरती होते हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं, जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश से निकल के बहुत से लोग भारत आ गए, कम से कम 80 लाख बांग्लादेशी भारत आ गए, ठीक है। तो ये होता है आप्रवासी और आंतरिक, और ये शरणार्थी। अब आंतरिक रूप से विस्थापित जन क्या है, मान लीजिए भारत क्या करते हैं, तो कोई व्यक्ति है उसमें ऐसी स्थिति गंभीर पैदा हुई, तो उसे अपनी अपनी जगह जो उसकी जहाँ पे वो रहता आ रहा है वहाँ से हट के कहीं उसे और जाना पड़ गया, तो इसे बोलते हैं आंतरिक रूप से क्या होता है, विस्थापित जन। जैसे बात करें कश्मीरी पंडित की, तो कश्मीरी पंडितों को क्या करना पड़ा, कश्मीर से विस्थापन होकर कहीं और रहना पड़ा, दिल्ली ये जो अन्य जगहों में रहना पड़ा, ठीक है। अब महामारी की बात करें तो इसमें आपको पता ही है कोविड है, उससे पहले ही बहुत सारी महामारी आई थी, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख रखा है। एड्स है, ठीक है, बर्ड फ्लू है जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एबोला वायरस है, हेंटा वायरस जो बहुत पहले आई थी, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कोई विशेष सुरक्षा का कब है, तो कोई विशेष सुरक्षा का तभी है जब इसमें मैंने को बता दिया है केंद्रीय मूल्यों की क्षति हो, केंद्रीय मूल्य है इसके अंतर्गत, और जिससे जो किसी एक देश की सुरक्षा का नहीं जबकि पूरे विश्व की सुरक्षा का, जो मैंने बताया विश्व सुरक्षा का मुद्दा हो, जैसे महामारी, ताप वृद्धि, ठीक है। अब इसे बात करते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, तो सहयोग मूलक सुरक्षा जो है 2 प्रकार की है, एक तो द्विपक्षीय है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो सहयोग मूलक मतलब सुरक्षा को हम सहयोग के साथ सुरक्षा मिल के सुरक्षा करना। तो इसमें क्या होगा, एक तो 2 पक्षीय हो जाएगा, मान लीजिए एक देश को किसी देश से खतरा है या फिर किसी क्या करना है, सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो क्या करेगा, खतरे से क्या करेगा, तो उस खतरे से बचने के लिए एक देश एक अन्य देश को अपने साथ मिला लेगा, तो ये होगा द्विपक्षीय, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें शामिल होकर सहयोग करेगा। मान लीजिए किसी को जैसे कोविड है, उसमें WHO में शामिल हो गया, उसमें वहाँ पे जाके योगदान दिया, अब उस देश ने कोविड में वैक्सीन में योगदान नहीं दिया, कोई अन्य प्रकार के किसी कार्य में योगदान नहीं दिया, तो इसे बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जाकर ये अपना योगदान देना, तो ये बोलेगा, इसको बोलते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा, ठीक है। अब भारत की सुरक्षा की रणनीति की बात करी जाए तो भारत की सुरक्षा की नीति के 4 घटक है, जो मैं आपको ऐसे से बताता हूँ, सिंपल सिंपल आप इसको उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, ये बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। तो सुरक्षा नीति का पहला घटक तो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अब सैन्य क्षमता को मजबूत करने का मतलब क्या है, तो अगर सिंपल सा है, अपनी भारत की जो सेना है उसकी जो क्षमता है उसको मजबूत करना, सिंपल।
और क्यों करना मजबूत? क्योंकि आपको पता ही है 1947 से लेकर 99 तक पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं और 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हो चुका है। तो सैन्य खतरे को मजबूत करना तो जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है जो ये भारत है, भारत में यहाँ पे जो POK है, यहाँ पे कश्मीर, यहाँ पे पाकिस्तान अपना इलाका हड़पना चाहता है, यहाँ पे चाइना हड़पना चाहता है। तो अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है ही, सुरक्षा नीति का घटक है ही। दूसरा क्या है? दूसरा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना ये भारत में हमेशा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाना, उसको मजबूत करना ताकि सहयोग मिले, सहयोग के साथ वो अन्य क्या कर सकते हैं, सुरक्षा की स्थापना कर सके। तो भारत क्या करता है? भारत ने गुटनिरपेक्ष संस्था बनाई, विभिन्न संस्थाओं के भारत क्या करता है? उनकी पैरोकारी करता है, उनके कार्यक्रमों में भाग लेता है। तो ऐसे क्या करता है? वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करके क्या करता है? सुरक्षा स्थापित करने की कोशिश करता है। सुरक्षा की तीसरी नीति का घटक क्या है? कि जो भारत की जो अंदरूनी सुरक्षा है, जैसे भारत की मैंने बताया था पंजाब में जो अलगाववाद है, खालिस्तानी समर्थक है, ठीक है, पूरब उत्तर पूरब में क्या है? अलगाववाद, अलगाववाद है, उत्तर पूरब में अलगाववाद है, ये लोग भारत से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? भारत की आंतरिक समस्या है, इस आंतरिक समस्या से निपटना, आंतरिक सुरक्षा को प्राप्त करना, ठीक है। और चौथा क्या है? आर्थिक आर्थिक विस्तार। तो आर्थिक क्या है? आर्थिक समानता है चौथा हमारी सुरक्षा नीति का, कि भारत में क्या हो, अमीर गरीब की ज़्यादा फासला ना क्रिएट हो ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के मन में सामाजिक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। तो ये भारत की 4 सुरक्षा नीति के घटक थे, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।